तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आज की चाय की चर्चा में हम बात करेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ आज के घटनाक्रम में घटित हुआ पिछले दिनों के हिसाब से। तो नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये दौरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे भारत और नेपाल के बीच में लगातार संबंधों में आपसी तनाव और आपसी जो सूझबूझ है उसमें कमी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से रिश्ते पिछले कई सालों से हमारे और भारत के नेपाल के बीच में बने हुए थे, अब उनमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जो दूरियां हैं वो नजर आने लगी हैं। इसमें जो विशेष तौर से प्रॉब्लम दोस्तों आ रही है वो आ रही है हमारा काला पानी विवाद को लेकर के और लिपुलेख विवाद को लेकर के। जो लिपुलेख और काला पानी विवाद है उसकी वजह से भारत और जो नेपाल के संबंध हैं उनमें जो दरार है वो आ रही है। दोस्तों, ये विदेश मंत्री जो हमारे आ रहे हैं प्रदीप ग्यावाली, ये संयुक्त आयोग की बैठक में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली गुरुवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे और नेपाल के साथ संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एस जयशंकर जी के भी 2 दौरे हुए हैं इंपॉर्टेंट, दोनों को आप याद में रखिएगा। अभी एस जयशंकर जी थोड़े दिन पहले गए हुए थे कहां पर, श्रीलंका। तो एक दौरा तो इन्होंने श्रीलंका का किया है, उसके बाद से अचानक अभी दौरे पर पहुंच गए थे कहां पर, अफगानिस्तान के। तो अफगानिस्तान के दौरे पर भी ये गए थे और श्रीलंका के दौरे पर ये गए थे। अब ये अटेंड करेंगे किसको, अपने समकक्ष नेपाल के समकक्ष को, जिनका नाम है प्रदीप ग्यावाली, जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान ग्यावाली नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में भाग लेंगे। तो ये कौन सी बैठक हो रही है नेपाल भारत की, तो 6वीं बैठक हो रही है, 6th बैठक है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में यह बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक शुक्रवार को होनी है। संयुक्त आयोग महत्वपूर्ण तंत्र होता है जो उच्च स्तरीय चर्चा का अवसर प्रदान करता है। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा, साथ ही दोनों देशों के अनोखे संबंधों को और प्रगाढ़ संबंधों में राजनीतिक मार्गदर्शन मिलता है। दोस्तों, नेपाल सरकार द्वारा पिछले साल विवादित नया नक्शा प्रकाशित किए जाने के कारण उभरे सीमा विवाद के बाद इस देश के किसी वरिष्ठ नेता की यह पहली भारत यात्रा है। इस विवादित नक्शे में भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। तो प्रॉब्लम जो आ रही थी वो प्रॉब्लम इन्हीं 3 जगहों पर आ रही है और देखते हैं अब इसमें क्या कुछ जो निर्णय है वो निकल करके आता है। दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश से अदालतों में सामान्य सुनवाई बहाल करने की मांग की गई है। 500 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में पहले की तरह सामान्य सुनवाई बहाल किए जाने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आभासी सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह विफल है और न्याय के हितों को पूरा नहीं कर पा रही है। पिछले साल मार्च में कोविड-19 संक्रमण के बाद में सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी अदालतों में जो है वो आभासी सुनवाई यानी कि वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो अभी तक यहाँ पर चल रही थी, उसके माध्यम से सुनवाई हो रही थी। तो अब सामान्य सुनवाई के लिए यहाँ पर कहा गया है। वैश्विक संगठन के 13 वैज्ञानिक वुहान पहुंचे, कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच की कवायद चल रही है। दोस्तों, कोरोना विषाणु की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 13 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ गुरुवार को चीन के वुहान पहुंच गए हैं। 2 अन्य विशेषज्ञ कोरोना विषाणु एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद सिंगापुर से वुहान के लिए रवाना नहीं हुए। ये लोग एकांतवास के नियमों का पालन करते हुए अपना काम करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। वैसे बाकी सच्चाई तो सभी लोगों को करीब करीब मालूम ही है। दोस्तों, एलन मस्क ने टेस्ला के भारत में प्रवेश की पुष्टि की हुई है। एलन मस्क आप लोग जानते होंगे, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं अभी अमेजन के जो CEO थे जेफ बेजोस को पछाड़ करके। तो टेस्ला के CEO एलन मस्क ने पुष्टि की है कि उनकी कंपनी भारतीय बाजार में प्रवेश करने जा रही है। ये इलेक्ट्रिक वाहन दोस्तों बनाते हैं और कंपनी ने हाल में भारत में अपनी इकाई टेस्ला इंडिया का पंजीकरण किया है। कंपनी इसी साल से भारत में परिचालन शुरू कर सकती है। मस्क ने एक ब्लॉग वाले लिंक वाले ट्वीट समूह के जवाब में ट्वीट किया, वादे के मुताबिक इस ब्लॉग में विश्लेषण किया गया है कि भारी कीमतों के बावजूद टेस्ला कारों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार के रूप में विकसित हो सकता है। इस सप्ताह के प्रारंभ में पता चला है कि अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला अपनी भारतीय इकाई का पंजीकरण किया है और वह भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों, जो टेस्ला की कारें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारें, ये बहुत महंगी होती हैं, काफ़ी महंगी होती है मतलब, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एलन मस्क भारत में अपनी जो है यहाँ पर अपना भविष्य देख रहे हैं और उन्होंने टेस्ला इंडिया का पंजीकरण किया हुआ है। भारत के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है और इसके बाद में
कोशिश भारत की ये होनी चाहिए कि न सिर्फ भारत के लिए यहाँ पर टेस्ला कारों का उत्पादन हो, बल्कि भारत टेस्ला के साथ मिल करके जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं, एशियाई देश हैं, पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पर इन कारों का निर्यात भी करे और छोटी बाजारों में भी इन कारों को उतारे। तो ये भारत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा होगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। बेंगलुरु सबसे तेजी से आगे बढ़ता प्रौद्योगिकी केंद्र, मुंबई छठे स्थान पर। दोस्तों बेंगलुरु में निवेश के 2016 के 1.3 अरब डॉलर से 5.4 गुना बढ़कर 2020 में 7.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो बेंगलुरु जो है वो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक केंद्र है, जबकि मुंबई जो है वो छठे स्थान पर है। ठीक है, लंदन में गुरुवार को जारी ताजा शोध के अनुसार 2016 से बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ता परिपक्व प्रौद्योगिकी स्थापित तंत्र रहा है। इस सूची में बेंगलुरु के बाद यूरोपीय शहर लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर आता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस सूची में छठे स्थान पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु की अहमियत पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा है। ऐसी बड़ी निर्भरता 2020 में भारतीयों ने ऐप पर बिताए औसतन 2.5 महीने। तो दोस्तों 2020 आप लोग देख ही रहे थे कितना बुरा हमारे लोगों के लिए रहा है। कोरोना पैंडेमिक के कारण करने को ज्यादा कुछ था नहीं, लूडो और पबजी खेलने के अलावा। तो 2020 में दोस्तों भारतीयों ने ऐप पर औसतन 2.5 महीने का समय बिता दिया। किस पर? प्ले स्टोर पर। ठीक है, अब 218 अरब बार रिकॉर्ड गूगल ऐप एवं प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड हुए, जो सालाना आधार पर 17% ज्यादा है। कहाँ कितने घंटे की अगर आप बात करोगे तो इंडोनेशिया में 5.2 घंटे प्रतिदिन, 4.8 घंटे ब्राजील में प्रतिदिन, 4.6 घंटे भारत में प्रतिदिन जो है वो बिताया गया, जहां यही एवरेज 3.3 हुआ करता था 2019 में। कारोबार के इस्तेमाल में ऐप पर खर्च 200% बढ़ गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोस्तों अरब जो है, जो आपका प्ले स्टोर है, इस पर 143 यानी कि 143 अरब डॉलर रुपए लोगों ने इस ऐप स्टोर पर खर्च किया, यानी कि 143 अरब डॉलर के ऐप खरीदे गए हैं गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी डूबने के सबसे बड़े कारण क्या हैं। 3.3 लाख करोड़ घंटे बिताए एंड्रॉयड डिवाइस पर ऐप यूजर्स ने। भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स शीर्ष 5 ऐप की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय स्मार्टफोन यूजर हर महीने औसतन 21.3 घंटे व्हाट्सएप पर गुजारते हैं हर महीने। इसके बाद फेसबुक, फिर ट्रू कॉलर और अमेजन है। पेटीएम 10वें स्थान पर है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल हुआ है। लूडो किंग और पबजी जो है वो पसंदीदा गेम्स रहे हैं इस दौरान में, ये आप समझ सकते हैं। व्हाट्सएप की नई उपभोक्ता नीति की समीक्षा कर रही है सरकार। दोस्तों जब इतना सारा विरोध सब कुछ हो गया है, इसके बाद में हमारी माननीय सरकार भी जाग गई है और उसने भी अब व्हाट्सएप की नई उपभोक्ता नीति की समीक्षा करना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छा कदम है, तो पहले करना चाहिए था। और मेरा अपना मानना है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी है जो आपके देश के अंदर कंपनी चला रही है, उनके कोई भी ऐप्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो इस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें जब कभी भी वो कोई भी प्राइवेसी से जुड़ी हुई नई पॉलिसी लेकर के आए तो उनको वहाँ की स्थानीय सरकार से उसके लिए बातचीत करना जरूरी किया जाए। इस तरीके से ना हो कि पता चला कि अगर हमने आपको अपने देश में ऐप चलाने की अनुमति दी है तो आप कोई भी पॉलिसी लेकर के आ जाएं और आप हमसे आपका कोई मतलब ही ना रहे। तो बहुत अच्छा होता कि अगर व्हाट्सएप पहले ही भारत सरकार से इस बारे में बात करता कि हम इस तरीके की प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हैं और इसमें ये पॉइंट्स हैं, क्या आप इनके साथ में सहमत हैं, क्या हम इनको लागू कर सकते हैं। वैसे ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक व्हाट्सएप की नीति अपडेट का मौजूदा कानूनी रूपरेखा का परिप्रेक्ष्य में जो आकलन किया जाएगा। आईटी मंत्रालय ने अभी तक व्हाट्सएप से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। हालांकि व्हाट्सएप से ये कह रहा है कि स्पष्टीकरण हम मांगेंगे अगर हमको जरूरत लगेगी, तो अभी तक इन्होंने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है। भारत में व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे तो वो है। कल से शुरू होगी केंद्रीय कौशल विकास योजना 3। देश भर के 8 लाख युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण 948.90 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। तीसरा फेज दोस्तों शुरू हो रहा है। आज पहली बार मिलेंगे किसान और सरकार। पहली बार आज मिलेंगे किसान और सरकार। तो कृषि कानूनों के अमल पर शीर्ष न्यायालय की रोक के बाद में आज पहली इनकी जो मीटिंग है वो होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जो दोस्तों अभी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया है, अलग कर लिया है। देखते हैं इसमें क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है। पर्यावरण के हित में ई कचरे के उपयोग से कलाकृतियां। दोस्तों असम के धुबरी में जो है एक इंटरव्यू जो है किया गया है
एक व्यक्ति का, और उन्होंने बताया हुआ है कि वो पर्यावरण के हित में कचरे के उपयोग से कैसे अपनी कलाकृतियां जो हैं वो बना रहे हैं। तो दोस्तों इनके नाम की अगर आप बात करेंगे तो मदरबोर्ड कंप्यूटर चिप में कलाकृतियां बनाने से इनके काम को जब लोगों ने सराहा तो उसके बाद से तमाम तरीके की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इनसे निकल करके सामने आई। उनको मुख्यमंत्री ने भी बाद में इनके लिए इनको जो है अवार्ड दिया। और बाकी सारी जो तमाम सारी चीजें हैं, जैसे कि इनका गिनीज बुक का जो लक्ष्य है जो इन्होंने बना करके रखा है कि इन्होंने कहा कि हम जो है गिनीज बुक में अपना जो नाम है वो दर्ज कराना चाह रहे हैं, और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को जो लेकर के आएंगे तो आगे बढ़ा करके इनको वहां तक ले करके जाने की बात ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं। कच्चे इस्पात की इकाइयों की बात करेंगे दोस्तों, तो कच्चे इस्पात की इकाइयों में अगर आप देखेंगे तो देश में कच्चे इस्पात से विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए 2018-19 में छोटी बड़ी कंपनियों की करीब 977 इकाइयां काम कर रही थी। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब इनमें शीर्ष पर है। पंजाब में कच्चे इस्पात की 117 इकाइयां काम कर रही हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 102 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो पंजाब, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में ही कितना बड़ा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा आगे ये चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द इंडियन इंडेक्स से ये रिपोर्ट जो है हमको पता चली है। इंडियन आर्मी स्ट्रांग एंड कैपेबल, दोस्तों अभी जो है 73rd आर्मी डे आज हम लोग 15 जनवरी 2021 को ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। तो इसको आज हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देते हुए आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे। चाय की चर्चा की इन क्लासेस को आप ज़्यादातर करके देख लीजिएगा। जो भी खबरें मैंने आपको दिखाई हैं ये इनका एक बहुत बेसिक सा रूप था, जिनकी इंपॉर्टेंस को मैं थोड़ा सा बस एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो बस मैं इनको फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। आपको इनको जो है क्या करना है, आगे बढ़ा करके ले जाना है, और इनको पूरी तरीके से जो मैंने आउटलाइन दिया है इस पे आपको पूरी की पूरी स्टोरी खड़ी करनी है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।